Good evening, students. Am I audible? Yes, yes. Okay. So, uh, I am Bharti Thori. Currently, I'm doing MSc in Soil Science Department from Rani Lakshmi Bai Central Agriculture University, Jhansi. So, I'm welcoming all of you on AgriDoctor platform. So, let me start now. तो मैं आप लोगों को मतलब जो एग्रोनॉमी के अंदर सोइल साइंस का जो पोर्शन होता है वो मतलब उसका क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अगर सोइल साइंस का अगर हम बात करें तो जेआरएफ सोइल साइंस का सिलेबस की बात करें तो वो बहुत डीप होता है ना, कि बहुत उसमें बहुत आपको आई++ और बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो बहुत कुछ आपको क्लियर करना पड़ता है। पर एग्रोनॉमी में बात करें तो मैंने प्रीवियस के क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक बुक्स के नेम या फिर बेसिक ऑर्डर्स में से ना, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को मतलब इतना डीप नहीं जाना है, थोड़ा इजीली मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ही पढ़ना है। तो एक बुक मैं पूछ रही हूँ कि एक बुक है सोइल साइंस ट्रीटाइज करके बाई टेलर सत्यानारायण सर, आप लोगों के पास है क्या वो? हेलो। ओके। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ ना, ये आपका सोइल साइंस का सिलेबस है एग्रोनॉमी के अंदर ना। तो टोटल जो ये 5 डिसिप्लिन क्या बोलते हैं, 5 टॉपिक्स हैं। सोइल पेडोलॉजी, सोइल फिजिक्स, सोइल केमिस्ट्री, सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा अदर्स क्वेश्चंस भी रहते हैं, लाइक मतलब डेटा से या फिर बुक्स, कौन सी बुक्स, ऑथर नेम ना, तो वो सब रहते हैं। ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन रहते हैं आपके सोइल साइंस का पोर्शन जो रहता है एग्रोनॉमी के अंदर ना, तो बहुत बेसिक रहता है। तो उसके साथ ही मैं स्टार्ट करना मतलब पेडोलॉजी जो बेसिक है उसके साथ स्टार्ट करती हूँ ना। फर्स्ट लाइक सोइल साइंस ना, तो जैसे कि आप सभी जानते ही हो, बेसिक है, यूजी कर रखा है, तो सोइल साइंस क्या है ना। सोइल साइंस साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोइल की स्टडी करते हैं। बेसिकली सोइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हमने तो कोई बनाया नहीं है, ह्यूमंस ने तो इसे नहीं बनाया। ये किससे रिफॉर्म हुआ है, जो रॉक्स है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो रॉक्स होता है ना, उसके थ्रू कुछ जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट ना, उसके थ्रू, नेचुरल फैक्टर्स के थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बॉडी बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये तो सोइल जो बेसिकली क्या होता है, सोइल की स्टडी करना या सोइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ना, तो प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इंजीनियर इसका अलग पर्पज से करते हैं, लाइक बिल्डिंग के रिफॉर्म में ना, तो उन सब का स्टडी करना है किसके अंदर आता है, सोइल साइंस के अंदर आता है। सोइल साइंस को 2 अप्रोच के अंदर डिवाइड किया है, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या होता है कि जैसे सोइल का ओरिजिन, उसका जेनेसिस और उसका लाइक सर्वे ना, कि उसका कौन सा मतलब किस टाइप का सोइल है, कैसा नेचर है उसका, कितना एरिया है इंडिया के अंदर, मतलब इस कौन से ऑर्डर से वो बिलोंग करता है, तो उसका ओरिजिन मतलब कहाँ से वो उसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है ना, उसका क्लासिफिकेशन वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, और उसका कितना एरिया है पर्टिकुलर एक स्टेट का देखें, तो वो सब चीजें किसके अंदर आती है, पेडोलॉजी के अंदर आती है। पेडोलॉजी मतलब एक ग्रीक वर्ड है, तो पेडोन मतलब कि सोइल है ना, सोलम, उसका स्टडी करना पेडोलॉजी के अंदर आता है। सेकंड ब्रांच कौन सी है, इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी मतलब दोनों ही सोइल साइंस को ही डिफाइन करता है, लेकिन इडेफोलॉजी क्या होता है कि ये फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, प्लांट्स का या क्रॉप्स होता है उसका सोइल के साथ क्या रिलेशन है, मतलब सोइल्स और प्लांट दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे सोइल क्या करता है, एक मतलब उसको स्टैंड अप करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एक हेल्थी क्रॉप के लिए, उसका अच्छा इल्ड हो उसके लिए ना। तो इडेफोलॉजी क्या होता है, प्लांट के रिलेशन में जब हम स्टडी करते हैं सोइल का, तो उसको इडेफोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी क्या होता है कि सोइल का कैसा नेचर है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन सी रॉक से बनी है ना, उन सब चीजों का स्टडी करना किसके अंदर आता है, पेडोलॉजी के अंदर आता है। तो ये तो बेसिक है, ये सब आप जानते ही हो ना।
तो उसके बाद में मतलब हम आते हैं कि सोइल साइंस के अंदर 6 डिसिप्लिन होते हैं, 6 ब्रांचेस होता है जिसको मतलब हम स्टडी करते हैं, या फिर हमारी जो सिलेबस का जो पार्ट है वो भी यही रहता है। तो फर्स्ट वन है सोइल पेडोलॉजी ना। सोइल पेडोलॉजी का मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, कि सोइल का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, कौन सी रॉक से, उसका कैसा नेचर है, उसका क्लासिफिकेशन, वो चीजें आ जाती है। फिर सेकंड वन है सोइल फिजिक्स ना। सोइल फिजिक्स में क्या होता है कि मतलब कि सोइल का फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, वो किससे बना है, उसका जैसे सैंड सेपरेट, जो सैंड होता है, क्ले होता है और सिल्ट होता है ना, उसका कितना कंपोजिशन है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना, उन सब चीजों का स्टडी किसके अंदर करते हैं हम, सोइल फिजिक्स के अंदर करते हैं। और थर्ड वन है सोइल केमिस्ट्री। सोइल केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है कि सोइल का केमिकल कंपोजिशन कैसा है ना, कि सेलाइन सोइल है, एसिडिक सोइल है, उसमें कितने साल्ट्स होते हैं, उन सब चीजों का मतलब कि केमिकल रिएक्शंस हो गया, पीएच वगैरह ना, उसका मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन जैसा उसका, उसके अकॉर्डिंग ही उसका पीएच डिफर करेगा। तो सोइल का उसके अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह है, उसका केमिकल नेचर कैसा है, वो कैसे इफेक्ट होता है, उन सब चीजों का स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, सोइल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फोर्थ वन और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है सोइल फर्टिलिटी ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आजकल जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो वो सोइल फर्टिलिटी से और क्या बोलते हैं सोइल केमिस्ट्री से ही ज्यादा मतलब आउट होते हैं ना। तो सोइल फर्टिलिटी क्या है कि न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सोइल के अंदर कितना न्यूट्रिएंट्स है और उनका अवेलेबिलिटी कितना है ना, और कंपोजिशन कितना है, मतलब कितना कैरी करते हैं, कितना बियर करते हैं वो, तो उस चीज को हम किसमें स्टडी करते हैं, सोइल फर्टिलिटी के अंदर करते हैं। फिफ्थ वन है सोइल बायोलॉजी। सोइल बायोलॉजी के अंदर मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोइल एक डायनामिक बॉडी है। डायनामिक मतलब कि जो अल्टर होता रहता है ना, टाइम के साथ जो वेरी करता है, तो उसके अंदर सोइल डायनामिक है, मतलब कि उसके अंदर क्या होता है, कुछ लिविंग बींग्स रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोफोनाज रहते हैं, प्लांट रूट्स रहती है, तो वो सब जो रेस्पिरेट कर रही है ना, तो उस चीज को उनका फिर सोइल पे क्या इफेक्ट है, वो सोइल को कैसे अफेक्ट करते हैं, माइक्रोफ्लोना वगैरह वो सोइल को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को भी इनहेंस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सोइल का फॉर्मेशन, वेदरिंग वगैरह में भी वो मतलब पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। तो उस चीज की स्टडी को हम किसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं, सोइल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। सिक्स वन सोइल कंजर्वेशन, मतलब कि इंडिया के अंदर कितना प्रॉब्लमेटिक सोइल है, कितना डिग्रेडेड सोइल है ना, तो उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे, उसका इरोजन को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसको ना क्या चीजें जो उसको मतलब मैनेजमेंट है वो किसके अंदर आता है, सोइल कंजर्वेशन के अंदर आता है। तो ये बेसिकली 6 ब्रांच है जिसका मतलब सोइल का मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका फॉर्मेशन ना, उसका फिजिकल कंपोजिशन कैसा है, उसका केमिकल नेचर कैसा है, उस कितना न्यूट्रिएंट कैरी करके रखता है ना, उन सब चीजों का हम स्टडी करने के अकॉर्डिंग उसको मतलब डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये 6 ब्रांच होती है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि कितना ब्रांच है, बट फिर भी आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए ना कि कितनी ब्रांच है। तो सोइल साइंस की टोटल 6 ब्रांच होती है। ओके, नेक्स्ट वन मैं मतलब टॉपिक को ये टोटल मतलब क्या बोलते हैं, जनरल टॉपिक है। तो सभी आप जानते ही हो कि सोइल क्या है। सोइल एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, सोलम, जिसका मीन्स क्या होता है, फ्लोर या ग्राउंड। अब सोइल की डेफिनेशंस अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग दी है, लेकिन एक ब्रॉडली मैं बताऊं तो सोइल क्या होता है, एक नेचुरल बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल मटेरियल जो रॉक्स होता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भी रॉक्स वगैरह होता है, मतलब कि जो नेचुरल फोर्स से, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू डेराइव हुआ है, नेचुरल मटेरियल से। नेचुरल मटेरियल क्यों, अर्थ जो रॉक्स क्या है, नेचुरल मटेरियल है। तो जो नेचुरली जो डेराइव हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल बॉडी बोलते हैं। तो एक परफेक्ट वर्ड यूज किया था वीवी डॉक्यूचेव ने। मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि किसके अकॉर्डिंग ये नेचुरल बॉडी है, तो जो वीवी डॉक्यूचेव है उन्होंने इसको डिफाइन किया था कि सोइल एक नेचुरल बॉडी है। ब्रॉडली अगर मैं बताऊं, अगर इसकी डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सोइल क्या होता है, एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है कि जो रॉक्स होता है वो क्या होता है, फुल कंसोलिडेटेड फॉर्म में होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, वेदरिंग्स जिसको बोलते हैं। उनसे क्या होता है, पेरेंट मटेरियल सिंथेसाइज होता है। इन पेरेंट, जो ये पेरेंट मटेरियल होता है, इसके ऊपर फिर लॉन्ग टाइम तक, मतलब कि 200 to 1000 ईयर तक फिर उस पे प्रोसेस
चलती रहती है और ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है सोइल से, सोइल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो सोइल क्या होता है, मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो गैसियस कंपोजिशन इसको बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसके और नीचे जो अर्थ क्रस्ट है, जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, उसके बीच में एक इंटरफेस होता है, एक थिन लेयर होती है, मतलब बहुत थिन लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम सोइल बोलते हैं। तो ये एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, किसका, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का, जिसके अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे लिविंग मटेरियल, लिविंग बींग्स रहते हैं, जैसे माइक्रोफ्लोरा, प्लांट रूट्स ना, और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली इस पे वर्क करते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं। इसीलिए सोइल को क्या बोलते हैं, डायनामिक बॉडी बोलते हैं। डायनामिक का मीन क्या होता है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, चेंज होता रहता है ना, तो ये फिक्स नहीं रहता है। फिर मतलब अलग अलग, जैसे ये मैंने कुछ साइंटिस्ट का दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं के आते हैं। जैसे रफिन ने इनको क्या बोला है, ये सोइल क्या है, एक अपर मतलब क्रस्ट जो होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्रस्ट अर्थ क्रस्ट को 3 में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो रफिन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला कि जो सोइल है वो अर्थ क्रस्ट का मेंटल का जो पोर्शन होता है ना, उसका वेदर्ड पोर्शन है। मतलब मेंटल को इन्होंने कंसीडर किया कि मेंटल जो होता है उसका जो वेदर्ड पोर्शन होता है ना, उसको सोइल बोलते हैं। सेकंड, थर्ड वन, ये हिलगार्ड साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्या बोला कि सोइल क्या है, एक बहुत लूज और फ्राइबल मटेरियल है। मतलब क्या होता है, मतलब पोरोसिटी से रिलेटेड इन्होंने बात किया ना, कि सोइल एक बहुत लूज और फ्राइबल मटेरियल है। मतलब ऊपर जैसे उन्होंने बोला कि ये नहीं, ये तो मेंटल का जो मेंटल की जो वेदरिंग होती है उसके थ्रू जो मतलब जो मटेरियल आता है या जो प्रोड्यूस होता है उसको हम सोइल बोलते हैं। इन्होंने पोरोसिटी के रेफरेंस में बात किया हिलगार्ड ने कि नहीं नहीं, जो लूज और जो फाइबल मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। थर्ड वन जो वीवी डॉक्यूचेव है, मतलब जिसको हम जो हमारा सोइल साइंस के जो फाउंडर है या फादर ऑफ सोइल साइंस जो बोलते हैं ना, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक टर्म यूज किया था, सोइल एक नेचुरल बॉडी है जो किससे बनता है, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनता है। मतलब इन्होंने जो टर्म यूज किया नेचुरल बॉडी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब सोइल को हम लोगों ने नहीं बनाया, सोइल को तो मतलब क्या बोलते हैं, रॉक्स वगैरह जो होता है, जो नेचुरल मटेरियल पड़ा है उसके थ्रू बनी है ना ये, तो इसलिए एक मिनट। हेलो स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो yes. हाँ, थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप बोल दीजिए ना, मतलब कि थोड़ा फास्ट है ना। ओके, समझ में आ रहा है मैम। हाँ, फोर्थ वन ना, जेनी, मतलब जो फोर्थ जो साइंटिस्ट थे जिनके अकॉर्डिंग सोइल क्या है या सोइल की डेफिनेशन क्या है ना, इन्होंने क्या बोला था, आगे हम बात करेंगे कि जेनी और जोफे दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि सोइल का फॉर्मेशन किससे होता है। इन्होंने सोइल फॉर्मिंग जो फैक्टर्स होते हैं ना, 5 फैक्टर्स होते हैं जो सोइल को फॉर्म करते हैं या सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ना, तो इन्होंने वो 5 फैक्टर्स दिए थे। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ना सोइल की, तो उन 5 फैक्टर को इन्होंने इंक्लूड किया। देखो मैंने हाईलाइट किया ना, जैसे क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म ना, जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिव फैक्टर्स बोलते हैं। थर्ड वन, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम। तो इन्होंने क्या बोला था, सेम बात इन्होंने भी बोली कि हाँ ठीक है, डॉक्यूचेव ने बोला है सोइल एक नेचुरल बॉडी है, ठीक है मैं भी मानता हूँ सोइल एक नेचुरल बॉडी है, बट क्या है, मतलब कैसे बना है, वो इन्होंने थोड़ा इसको और मतलब रिफाइन किया ना। तो जेनी ने बोला कि जो एक्टिव फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। एक्टिव कौन होता है, जो एनर्जेटिक होता है ना, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने बोला कि पेरेंट मटेरियल पैसिव फैक्टर है, वो पड़ा रहता है। पेरेंट मटेरियल क्या होता है, हमारी जो रॉक्स है ना, तो वो सरफेस के ऊपर पड़ी है, बहुत टाइम तक पड़ी है उस पे। तो उस जो रॉक्स के ऊपर क्लाइमेट के अंदर क्या कंसीडर करते हैं हम, टेम्परेचर और वाटर को ना। तो क्लाइमेट आता है और इधर से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया, फंगी ना, एल्गी, ये सब। तो इनका नेचर क्या होता है, कुछ एसिड सीक्रिएट करेंगे, कुछ मतलब कुछ केमिकल सीक्रिएट करेंगे ना। और क्लाइमेट क्या करेगा, टेम्परेचर और वाटर क्या करेगा, एक ऑप्टिमम मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। तो पेरेंट मटेरियल पड़ा है सरफेस के ऊपर, इधर से एक्टिव फैक्टर्स आए, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, इन्होंने रिएक्शन स्टार्ट किया
और सोइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और टाइम इन्होंने क्यों कंसीडर किया कि सोइल का फॉर्मेशन जो मतलब क्वेश्चन आता है इस अकॉर्डिंग कि सोइल का एक इंच सोइल बनने में कितना टाइम लगता है, तो क्या लगता है 200 to 1000 ईयर्स लगता है ना। तो इसलिए टाइम भी एक मेन फैक्टर है। अब इजीली तो बन नहीं जाता है, रॉक बहुत कंसोलिडेटेड मटेरियल होता है। तो इन्होंने जेनी ने मतलब क्वेश्चन अगर आए कि जेनी के अकॉर्डिंग सोइल क्या है, तो जेनी ने ये बोला कि क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म दो एक्टिव फैक्टर है। इन्होंने पेरेंट मटेरियल के ऊपर बहुत लॉन्ग सोइल एक नेचुरल बॉडी है, तो ये बात सब में है, तो इसको कोई मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जोफ्रे एंड मार्बर्ट ने ये बोला कि सोइल एक नेचुरल बॉडी है। नेचुरल फोर्स मतलब कि इन्वायरमेंट से जो प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर, मतलब जो नेचुरल फोर्स इन पे आए नेचुरल मटेरियल के ऊपर और एक नेचुरल मटेरियल को क्रिएट किया जिसको हम सोइल बोलते हैं। तो इन्होंने भी सेम मतलब यही चीजें बोली। फिर फिफ्थ वन है बकमैन एंड ब्रेडी। इन्होंने क्या बोला कि सोइल एक डायनामिक नेचुरल बॉडी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, लाइक डायनामिक मीन्स जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सोइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, प्लांट रूट रहता है, तो वो फिक्स नहीं रहता। आज इधर की सोइल का टेस्ट करो आप, और 10 दिन बाद ही अगर टेस्ट करोगे तो उसमें डिफरेंस आएगा। क्यों? न्यूट्रेंट हो सकता है उसका न्यूट्रेंट कंपोजिशन अल्टर हो जाए, प्लांट ने टेकअप कर लिया, हो सकता है वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स थे तो उन्होंने उसका पीएच वगैरह अल्टर कर दिया। तो डायनामिक का मीन क्या होता है? जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है ना। तो और फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? ब्रॉडली देखे तो वीवी डॉक्टर ना। इंडिया के अंदर कौन है? यस मैम। क्या समझ आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ सोइल ना। मतलब कि जो हमारा सोइल है वो किस किस से मिलके बना है, उसका क्या कंपोनेंट है ना। तो बेसिकली अगर देखें तो सोइल के अंदर दो पोर्शन होते हैं, सॉलिड पोर्शन और पोरोसिटी ना। कि क्या होता है, सॉलिड पोर्शन में दो पोर्शन आते हैं, मिनरल मैटर आता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है। 45% क्या होता है? मिनरल मैटर होता है, और 5% क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब मतलब ये होता है कि जो अपनी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट कैसा होता है, ऑलमोस्ट मतलब ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल नेचर का जो क्लाइमेट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से और रेनफॉल कम होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, और CO कार्बन है जो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है एटमोस्फेयर में। तो सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर का जो रेशो है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आइडियल सोइल की बात करें हम, तो उसका कंपोनेंट में क्या होता है कि 5% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। अब फर्स्ट वन मैं मिनरल मैटर का बताती हूँ। मिनरल मैटर 45% होता है। बल्क में क्यों होता है? क्योंकि सोइल किससे बना है? रॉक्स से बना है, ठीक है। तो रॉक्स का जो मेजर वाला पोर्शन है मिनरल्स ना, तो वो मिनरल्स क्या करते हैं? 45% कैरी करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट का या फिर जो फर्टिलिटी का जो मेन सोर्स है वो किसके थ्रू आता है? मिनरल्स के थ्रू आता है ना। तो इसलिए 45% क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स को भी हम दो पार्ट में आगे फिर डिवाइड करते हैं। आगे फिर मतलब अगर बाद में मैं बताऊंगी कि जैसे दो पार्ट में होता है, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल। अब जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो रॉक्स की वेदरिंग होने से जस्ट जो निकल के जो आए हैं, जो मतलब डायरेक्ट जो रॉक्स से आए हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं। ये थोड़े क्या होते हैं? कोर्स नेचर के होते हैं। मतलब उनका साइज क्या होता है? मोर देन 2 mm होता है। कोर्जी नेचर के होते हैं ये। सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं? सिल्ट, जो क्ले होता है ना, उसको कंसीडर करते हैं, जिनका साइज लेस देन 2 mm होता है, और जो फाइन नेचर के होते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मिनरल्स कौन से होते हैं? जो प्राइमरी मिनरल की वेदरिंग होने से, फर्दर वेदरिंग होने से जो मिनरल्स जो रिलीज हुआ है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मिनरल्स। तो ये हो गया मिनरल कंपोजिशन, जो क्या करता है? फर्टिलिटी का मेन पार्ट है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि सॉलिड पोर्शन है तो प्लांट को स्टैंड देता है, एक उसको होल्ड करके रखता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं यही है। सेकेंड वन आता है ऑर्गेनिक मैटर। सबसे कम रेशो होता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि
अब ऑर्गेनिक मैटर की भी बात करें तो ये दो पार्ट में होता है, एक होता है लिविंग, एक होता है डेड। डेड मतलब कि जो प्लांट रेजिड्यू था या फिर जो भी माइक्रोब्स वगैरह जो डेड हो जाते हैं उनके डीकम्पोजिशन से जो सिंथेसाइज होता है, ब्राउन कलर का जो प्रोडक्ट रिलीज होता है ना, उसको बोलते हैं हम ह्यूमस। ठीक है, तो जो डेड या डीकम्पोज्ड प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। सेकंड वन होता है लिविंग, मतलब कि अब सोइल के अंदर जो माइक्रोब्स जो रहते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, वो भी उनका भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अपने लिए जो इम्पोर्टेंट, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स भी कुछ एसिड्स वगैरह का सीक्रेट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करते हैं। और जो ह्यूमस है वो तो है ही इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि ह्यूमस क्या होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि वो चिल्लेट होता है। चिल्लेट क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक कार्बन की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, जो जैसे कि आयरन हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, जो मेटल्स होता है या जो जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो वो उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। चिलेट का नेचर होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को, मेटल जो भी पॉजिटिव जो चार्ज वाले केटायंस जो होते हैं उनको होल्ड करके रखता है, जिससे उनका लीचिंग नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा, वो होल्ड रहेंगे। तो प्लांट उसको लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर सकता है, और हमें भी बाहर से थोड़ा फर्टिलाइजर कम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मेन जो नेचर होता है ह्यूमस का वो चिलेटिंग का होता है, इसीलिए मतलब हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, केटायन को होल्ड करता है, इसलिए हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसका होता है, ह्यूमस का होता है। कोई बताएगा कितना होता है? हेलो, 200 टू 250 ग्राम सेंटीमोल प्रोटोन पर केजी सोइल होता है इनका। जैसे मेन मतलब कि वर्मिकुलाइट का होता है 80 टू 150 ना, सोइल के अंदर या मिनरल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वर्मिकुलाइट का ज्यादा होता है। लेकिन अगर उनमें भी बात करें सबसे ज्यादा किसका होता है, ह्यूमस का होता है, 200 टू 250। ये इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता भी है ना। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक मैटर की कि वो वाटर को, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, तो वो वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है सोइल की ना। अब वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन होता है। वाटर क्या करता है, हमें मतलब प्लांट के फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी मतलब सॉल्यूएंट का काम करता है, और उसको सॉल्यूबलाइज करके और प्लांट को अवेलेबल करवाता है। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चिलेटिंग का काम करता है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनहेंस करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनहेंस करता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। और क्या करता है, सोइल के अंदर एरिएशंस को बढ़ा देता है, पोरोसिटी को इनहेंस कर देता है। इसका जो बीडी होता है, बल्क डेंसिटी होता है, बहुत कम होता है, आगे मैं बताऊंगी बल्क डेंसिटी क्या होता है, लेकिन मतलब क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है सोइल के अंदर, ऑप्टिमम एरिएशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ऑर्गेनिक मैटर है मतलब कि माइक्रोब्स ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, माइक्रोब्स के लिए एनर्जी का काम करता है। अब ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा प्रेजेंट होंगे, वहां पे माइक्रोब्स आएंगे, वर्क करेंगे, एनर्जी लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को मतलब एसिड वगैरह सीक्रेट करेंगे। तो वो आगे की बात है कि वो जो हमारे सोइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर्टिकुलर बात करें तो फॉस्फोरस की ना, वो फिक्स फॉर्म में रहता है, तो वो क्या करेंगे, कुछ एसिड्स को सीक्रेट करेंगे, वो एसिड उस फॉस्फोरस को सॉल्यूबलाइज करेगा और प्लांट के लिए अवेलेबल करवा देगा। तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, अगर मतलब कि सोइल इंडियन सोइल में बहुत कम होता है, लेस देन 0.5% होता है, बट मतलब ऐड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सोइल का जो फिजिकल जो नेचर होता है इससे बहुत अफेक्ट होता है। अब थर्ड फोर्थ कंपोनेंट होता है सोइल का, जो पोरोसिटी की बात करते हैं। तो क्या होता है, आइडियल सोइल की बात करें तो 25% वाटर होना चाहिए, 25% एयर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करें, राजस्थान की ना, तो क्या होता है, वाटर तो बहुत कम होता है सोइल के अंदर, एयर ही होता है, तो ऑलमोस्ट 50% एयर कवर कर लेता है। अगर बात करें फुल लाइक रेन, अभी अभी बारिश हुआ है, तो जितने भी सोइल के अंदर पोर्स थे वो क्या हो गए, वाटर से फिलअप हो गए, तो कितना हो गया, 50% हो गया। तो ये मतलब अल्टर करता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन जो मिनरल वाला है ये मतलब क्या होता है, कंफर्म है कि इतना ही होगा, लेकिन जो पोरोसिटी है वो अल्टर करती है, फ्लक्चुएट होती है।
अब वोटर पे तो बहुत, मतलब वोटर पे तो एक सेपरेट चैप्टर ही है कि वोटर के क्या फंक्शंस है, बट मैं बेसिकली बता देती हूँ दो। मतलब वोटर एक तो मेन रोल है ही, फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लांट का 90% पोर्शन जो वोटर ही कवर करता है। सेकेंड वन है कि वो जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सॉल्युबलाइज करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। प्लांट न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में लेता है? सॉल्यूशन फॉर्म में लेता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वोटर के। बाकी वोटर को भी आगे फिर क्लासिफाई किया है कि सोइल के अंदर मतलब हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट पे कितना होगा, परमानेंट पे कितना होगा ना, तो वो अलग चीज है। मैं अभी बेसिक बता रही हूँ। तो बेसिक ये होता है, ये एक आइडियल सोइल का कंपोजिशन होना चाहिए। एक आइडियल कंपोनेंट सोइल का अगर ऐसा रहता है तो प्लांट के लिए मतलब न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमम मिलेंगे, वाटर ऑप्टिमम मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, ऑप्टिमम एरिएशन होगा तो रेस्पिरेशन अच्छा होगा, सोइल के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनका रेस्पिरेशन अच्छा होगा। तो एक सोइल का ऑप्टिमम या क्या बोलते हैं आइडियल कंपोजिशन क्या होता है? 45% मिनरल मैटर होना चाहिए, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% वाटर, 25% एयर। ओके, समझ आया? जी मैम। हेलो स्टूडेंट, समझ आया ना? आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप प्लीज पूछ लीजिए ना। और अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो भी थोड़ा मुझे बोल देना ना। यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अभी बहुत सारी बात की ना अर्थ क्रस्ट की, कि क्या होता है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से मतलब सोइल किससे बना है? अर्थ क्रस्ट से ही बना है, क्योंकि रॉक्स होता है, बहुत सारा प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो क्या होता है अर्थ क्रस्ट की, आप बात करें रॉक्स की ना, तो रॉक्स क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। रॉक्स किससे बना है? एलिमेंट से बना है। अब एलिमेंट की बात करें तो वो किससे बने हैं? वो मॉलिक्यूल से बने हैं। मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। तो ब्रॉडली बात करें हम पेरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग तो कितना एलिमेंट्स? 106 एलिमेंट्स होता है। अभी और भी हो गया होगा, बट ये थोड़ा शायद ओल्ड डाटा है। 106 एलिमेंट्स होते हैं ना। लेकिन अर्थ क्रस्ट की हम बात करें मेजरली 8 जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। 8 जो होते हैं वो अपना जो अर्थ क्रस्ट होता है उसका 8 जो एटम्स होते हैं वो 98 या 99% बाय वेट कंसीडर करता है। कितना? 98% ऑलमोस्ट 8 एटम्स ना। अब उसके अंदर भी फिर डिवाइड किया है नॉन सिलिकेट्स या नॉन मेटल्स और क्या बोलते हैं मेटल्स वाला, दो में डिवाइड किया है ना। तो जो ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ क्रस्ट का मेजर कौन सा एटम मतलब कि बहुत हाई अमाउंट में होता है, तो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है ना। कितना होता है? 46.6%। और सेकंड वन क्या होता है? सिलिकॉन होता है। कितना? 27.7%। तो ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों क्या है? नॉन मेटल है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑलमोस्ट 75%, 100 में से 75%, 74% कौन मतलब कि कोऑपरेट करता है अर्थ क्रस्ट के अंदर? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन 46%, सेकंड वन सिलिकॉन 27%। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो दोनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कितना करते हैं? 74 या 75% करते हैं, ठीक है। फिर अगर लास्ट टाइम जेआरएफ एग्रोनॉमी के अंदर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कौन सा एटम है जो मतलब सबसे ज्यादा है ना, तो उसके अंदर उन्होंने ऑक्सीजन को भी डाला था, एल्यूमिनियम डाला था, कैल्शियम था और सिलिकॉन था। तो शायद बहुत सारे जिनको शायद क्लियर नहीं था स्टूडेंट्स को, उन्होंने ऑक्सीजन किया। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मेटल, तो मेटल की बात करेंगे तो कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना होता है? 8.1% होता है। तो ऑक्सीजन तब करेंगे हम जब उन्होंने बोला हो नॉन मेटल, या फिर बोला हो कि अर्थ क्रस्ट का हायर कंपोजिशन कौन सा है। ना उन्होंने मेटल बोला ना नॉन मेटल बोला, सीधा पूछा है कि कौन सा एटम है जो अर्थ क्रस्ट को मेजरली मतलब कि कवर करता है, तो हम ऑक्सीजन करेंगे। अगर उन्होंने मेटल को स्पेसिफाई किया है तो हम एल्यूमिनियम करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 8 एटम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8.1,
आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8 और पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1 और अदर्स को कंसीडर किया 1.5 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। या तो वो पूछ लेगा नॉन मेटल कितना होता है 74% और मेटल कितना होता है 1/3% ना, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। समझ आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट है कि क्रस्ट है या ये रॉक्स है, इसके अंदर ये एटम्स होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वो एलिमेंट अब क्या करते हैं, रिएक्शन तो सबके बीच में होती है, तो वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। कोई ऑक्सीजन के साथ करता है, कोई सल्फाइड के साथ करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फिर फाइव ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एलिमेंट्स की केमिकली नेचर के अकॉर्डिंग वो किससे रिएक्शंस करते हैं, किससे बॉन्ड बनाते हैं ना, उनकी बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको फिर 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जैसे किसकी बात करें हम, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अभी रॉक्स की बात कर रहे हैं कि रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। रॉक्स किससे बना है, एलिमेंट से बना है। अब अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग नेचर होगी, तो वो उनकी रिएक्शंस वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिवाइड किया है ना। जैसे फर्स्ट वन क्या है, लिथोफाइल। लिथोफाइल नाम से ही बता रहा है, लिथोफाइल मतलब कि सॉलिड, कोई लिथोफिलिक होता है ना, रॉक्स मतलब शायद ग्रीक वर्ड के अंदर इसको कंसीडर किया है रॉक्स के अंदर ना, सॉलिड पोर्शन के अंदर। तो लिथोफाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके स्टेबल ऑक्सी एनायंस बना लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एक एनायन है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, खुद को मतलब खुद का शायद खुद का इलेक्ट्रॉन जो पूरा कंप्लीट नहीं था, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और स्टेबल ऑक्सी एनायंस बना लिए। जैसे सिलिकेट्स होते हैं ना, सिलिकेट, टाइट्रेट, ये सिलिकेट मतलब जो सिलिकेट मिनरल्स कितना होता है 46% सोइल का जो पोर्शन होता है, सेकेंडरी सिलिकेट हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर, तो उसमें आता है। जैसे सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, तो सिलिकन ऑक्सीजन, सिलिकन के टाइन है, ऑक्सीजन एनायन है, तो ये दोनों मिलके रिएक्शन करेंगे, SiO4 सिलिका टेट्राहेड्रल बनाएंगे और क्या बनेंगे, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेंगे, मतलब अनस्टेबल से वो स्टेबल हो गया है। और आयोनाइज मतलब कि आयंस, दो आयंस के मतलब कुछ आयनिक बॉन्डिंग जैसा होता है इनके अंदर, आयोनाइज हो जाते हैं ये जल्दी। इनको अगर हम ब्रोक करेंगे तो एक प्लस कैरी करेगा, एक नेगेटिव कैरी करेगा, तो इसलिए ये आयोनाइज है। तो लिथोफाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि लिथोफाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स जो बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं, जिनको हम ब्रोक करेंगे वो आयोनाइज हो जाएगा, प्लस माइनस चार्ज कैरी करेगा, या फिर अगर वो ऐड हुआ, रिएक्ट किया, तो उन्होंने स्टेबल ऑक्सी एनायंस बना लिया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मेन तो ऑक्सीजन और सिलिकन का ही मानते हैं, क्योंकि सोइल के अंदर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दो ग्रुप होते हैं जो सोइल को बनाने में, सोइल के फॉर्मेशन के अंदर मतलब मिनरल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ना। तो ऑक्सीजन सिलिकन हो गया, माइन्यूट के अंदर टाइटेनियम, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, केटाइंस होते हैं, ये भी ऑक्सीजन के साथ मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल, सिलिका टेट्राहेड्रल, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ना, आयरन का तो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, गोइथाइट, मैग्नेटाइट, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आयरन तो 5% होता है ना अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो बहुत सारे इसके ग्रुप्स होते हैं, बहुत मिनरल्स बनाते हैं ये। सेकंड वन आता है चाल्कोफाइल ना। चाल्कोफाइल क्या होता है, ये क्या करता है कि सल्फाइड से रिएक्ट करता है, जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और किसके साथ बनाएगा, जो एलिमेंट्स सल्फाइड के साथ बॉन्डिंग करने के अंदर बॉन्डिंग करने के लिए मतलब सेंसिटिव होते हैं ना, जिनको जैसे ही सल्फाइड मिलेगा वो बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि चाल्कोफाइल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन सा बॉन्ड बनता है, सल्फाइड बॉन्ड बनता है। क्या इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं वो ना। तो इसके अंदर कौन से एग्जांपल्स है, सल्फर तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि सल्फर के बिना सल्फाइड बॉन्ड नहीं बनना। जैसे ऊपर लिथोफाइल के अंदर मेन कौन सा है, ऑक्सीजन है, वैसे चाल्कोफाइल के अंदर मेन है सल्फर। तो सल्फर के साथ निकल सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, कॉपर सल्फाइड हो गया, निकल सल्फाइड हो गया ना। तो ये मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं। थर्ड वन है साइड्रोफोर्स ना। साइड्रोफोर्स ना मतलब कि एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिसको बोलते हैं साइड्रोफोर ना।
तो इसका नेचर होता है चिल्लेट बनाने का। जैसे मैंने पहले बताया ना, चिल्लेट क्या होता है, एक कार्बन की रिंग, एरोमेटिक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो केटाइनिक जो एलिमेंट्स मेटल वगैरह होते हैं ना, उसको मतलब कि उसके साथ बॉन्डिंग के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं वो। तो क्या बोलते हैं, जो जैसे आयरन, ये क्वेश्चन आता है कि साइड्रोफोर्स कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, तो स्यूडोमोनास, साइड्रोफोर्स इज स्यूडो, है ना, तो साइड्रोफोर कौन प्रोड्यूस करता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। और बहुत सेंसिटिव होता है किसके लिए, आयरन के लिए। निकल और कोबाल्ट सेकेंडरी एग्जांपल्स है, लेकिन आयरन मेन एग्जांपल है। आयरन को होल्ड करके रखेगा, बॉन्ड बनाएगा, चिल्लेट कंपाउंड बनाएगा और उसको प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को, या फिर एज ए न्यूट्रिएंट उसको सोइल के अंदर होल्ड करके रखेगा। तो ये तीन मतलब कि रिएक्शन, ये जियोकेमिकल रिएक्शंस है जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो इनके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन रिएक्शंस के लिए। तो समझ आया ना। लिथोफाइल किस में होता है, लिथोफाइल्स किसके अंदर कौन सी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ओके। फोर्थ वन है एटमोफाइल। एटमोफाइल के अंदर हम एटमोस्फेरिक गैसेस कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एटमोफाइल नाम से ही ये डिनोट कर रहा है कि एटमोस्फेरिक गैसेस जो एटमोस्फेयर के अंदर जो गैसियस कंपोजिशंस होता है, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब किसके अंदर आता है, एटमोफाइल के अंदर आता है। फिफ्थ वन बायोफाइल। बायोफाइल मतलब, बायो मतलब नेम से डिनोट कर रहा है, ये दोनों अपने नेम के अंदर ही खुद को डिफाइन कर रहे हैं। बायोफाइल मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, तो उनका जो बॉडी होता है या उनका जो प्रोटोप्लाज्मिक जो कंपोजिशन होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उनकी बॉडी का मेन पार्ट होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। तो ये 6 जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है बायोफाइल्स एलिमेंट के, मतलब इसको कंसीडर करते हैं बायोफाइल एलिमेंट्स के अंदर। तो ये 5 टाइप से रॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मतलब उनकी नेचर के अकॉर्डिंग कौन सी रिएक्शंस होगी उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर ये मैंने मतलब नोट लगा के डाला है कि जो ऊपर बताया था कि डोमिनेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, कितना, 46%। सेकेंड वन कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है 27%। अगर बात करें डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट की तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा होता है, एल्यूमिनियम 8.1% होता है। अगर बात करेंगे एक्सचेंजेबल केटायंस की, केटायन मतलब कि जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के अंदर जो बेसिक केटायंस के अंदर कैल्शियम डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम डोमिनेंट एक्सचेंजेबल केटायंस की बात करेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर तो कौन सा होता है, कैल्शियम होता है, कितना होता है, 3.6% कुछ करके होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशो आपको मतलब आपके पास अगर सोइल ट्रीटाइज बुक होगी तो वो इनफ, मोर देन इनफ है सोइल मतलब कि एग्रोनॉमी स्टूडेंट्स के लिए। तो वो मतलब कि बहुत ज्यादा ही मान लेती हूँ मैं, क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं आएंगे। तो उसके अंदर ये सारा कंपोजिशन दिया हुआ है। Bharti, हाँ, it's enough for today. ओके ओके। If anyone have any doubt, then ask to ma'am. Anyone have any doubt? If you have, then ask. Tomorrow is your another demo class, so please come on the time. Hello? Kindly respond to me. Yes, ma'am. Okay. Please come on the time. Tomorrow your bead science demo class, and tomorrow demo class will be taken by me. So please come on the time.
Anyone have any doubt related to soil science? क्या कर रहे हैं मैम? आज क्लास एंड हो गया? हाँ, आज क्लास एंड हो गया। अगर Next आपको कोई class? डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास कल होगा 6:30 पे, बीट साइंस का डेमो क्लास होगा। ओके मैम। मैम प्लांट साइंस का क्लासेस नहीं चलता? प्लांट साइंस का भी क्लासेस चलता है, उसका डेमो 21 एंड 22 जुलाई को होगा। तो आप ग्रुप में रहिए, है ना। अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो एग्री डॉक्टर सर को मैसेज कर दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे। ओके मैम, मैम थैंक यू। इंटमोलॉजी का कब से चलेगा? इंटमोलॉजी का अभी हम नहीं चला रहे हैं, सिर्फ हमारे पास में अभी JRF के 2 कोर्सेस हैं, एग्रोनॉमी और प्लांट साइंस। ओके मैम। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट रिलेटेड टू क्लास और नो। इंटमोलॉजी की हमारे पास में टेस्ट सीरीज है जो कि हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू। और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, जो भी टॉप 20 बच्चे होंगे, मतलब जो भी अभी 20 बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर आपने 2 क्लासेस देख लिए है और अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने जब ज्वाइन किया और 20 बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया होगा तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, है ना मैम हम्म जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन या हिंदी में एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा? देखो, क्या है कि हमारे पास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ है जो नॉर्थ से हैं, कुछ है जो साउथ से हैं। तो हम दोनों के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हमारी बायलिंगुअल चलती है, हिंदी प्लस इंग्लिश। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में होंगे, कुछ हिंदी में होंगे। लेकिन अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप बोल दीजिए कि मैंने यहाँ पे नहीं समझ पाई हूँ, मुझे दोबारा समझा दीजिए इंग्लिश में। या फिर आप इंग्लिश में अगर कहीं कुछ बोल रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे, आपको हिंदी में जानना है, तो भी आप बोल सकते हैं कि मैम ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हिंदी में समझा दीजिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है ये दोनों ही क्लास में, चाहे वो JRF एग्रोनॉमी हो या चाहे वो JRF प्लांट साइंस हो। ओके मैम। मैम है ना? MSc के लिए कोई बैच है? MSc के लिए कोई बैच है मतलब मैं समझी नहीं, आप बताइए MSc के लिए मतलब MSc PG एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यस सर, यशवी हाँ, तो ये पीजी एंट्रेंस PG एग्जाम। JRF तो PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना। मैम ये ICR लेता है ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छा, और स्टेट हाँ, मैम तो हम प्लान कर रहे हैं बहुत CUET यूपी कैटेट। जल्दी उसे लॉन्च करने का, पर श्योर नहीं है। देखिए, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्च करने की, बट अभी हम श्योर नहीं है कि वो कब लॉन्च होगा। ओके मैम। ओके, हाँ हेलो मैम। हेलो। हेलो जी हाँ गुड इवनिंग मैम। हाँ, मैम ये बोल रहा था कि गुड मैं इवनिंग। नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो ये टेस्ट सीरीज मेरे लिए सही रहेगा क्या? किस सब्जेक्ट से? एग्रोनॉमी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोर देन सफिशियंट है। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं ना क्लासेस को, है ना, तो मैं इतना आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आपके 90 to 95% जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो हमारे ही क्लासेस से आएंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमारी क्लासेस से आएंगे, बल्कि क्योंकि हम एक जो स्टैंडर्ड ICR सिलेबस है ना, उसे हम फॉलो करते हैं। तो ICR अपने सिलेबस के अगेंस्ट तो कुछ देता नहीं है, चाहे वो नेट हो और चाहे वो JRF हो, है ना। तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी है, मेनली अभी वो SRF दे चुकी है ना, तो वो काफी 3 फैकल्टी है जो कि लास्ट टाइम से पढ़ा रही है, नेट क्वालिफाइड है, SRF क्वालिफाइड है, और एक अभी जो भारती मैम है वो न्यू आई है, सॉइल साइंस से आई हुई है ना। तो हमने बेसिकली एग्रोनॉमी की सॉइल साइंस पढ़ाने के लिए भी हमने सॉइल साइंस की पढ़ाने के लिए, उसका रीजन है कि क्या होता है कि जो सॉइल साइंस के स्टूडेंट एग्रोनॉमी के स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो सॉइल साइंस को लैक करते हैं। हम एग्रोनॉमी तो बहुत अच्छे से कर लेता है, टैकल कर लेता है ना, लेकिन हमें सॉइल साइंस का उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई भी सॉइल साइंस का स्टूडेंट पढ़ा रहा है तो वो ISSS की बुक से पढ़ के फिर आपको ट्रिटाइज से पढ़ा रहा है,
है ना। तो ये मेन पर्पस है कि हम यहाँ पर सॉइल साइंस की मैम को लेकर आए हैं एग्रोनॉमी पढ़ाने के लिए। तो मैं इतना अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप जेआरएफ भी हमारी क्लास के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं या फिर नेट की करते हैं तो 90 to 95% क्वेश्चंस जो हैं आपसे जरूर बन जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ आपको डाउट सेशन मिलेंगे हर क्लास के एंड में। आपका 10 मिनट 15 मिनट का डाउट सेशन होगा, तो आपको कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड आप पूछ लीजिए। वीकली आपका मॉक टेस्ट होगा, मंथली आपका मॉक टेस्ट होगा और लास्ट में आपके 10 फुल मॉक टेस्ट होंगे, है ना। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी मैम, मेरे हाँ क्वेश्चन सॉइल प्रोफाइल से। हाँ हेलो। जो सॉइल हेलो हाँ क्वेश्चन जो जो हम हेलो कल्टीवेशन करते सिल्वेंद्र हैं मैम, ये आपकी कौन सा इरोजन से किया जाता है? सिल्वेंद्र हेलो आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ आपकी लेकिन ब्रेक हो रही है। भारती मैम आप सुन रही है ना क्वेश्चन? सॉइल हेलो। प्रोफाइल से मेरा क्वेश्चन। हाँ 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 मैम सुन रहे हैं। हाँ हाँ आप क्वेश्चन सुन के आंसर कर दीजिए। हाँ मेरा जो बोलिए कल्टीवेशन सिल्वेंद्र आप बोलिए। जो जो मैम कल्टीवेशन किया जाता है वो कौन सा ओरिजिन से किया जाता है, जो हम क्रॉप करते हैं क्रॉप को? हाँ वो ए होरिजोन के अंदर करते हैं हम, जो प्लोविंग या जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हैं वो ए होरिजोन के अंदर करते हैं। यस मैम, एक क्वेश्चन और है, जो जो हमारे जो रूट में जो क्रॉप्स का जो रूट में होता है, कौन सा वाटर प्रेजेंट रहता है इसमें? फील्ड कैपेसिटी जो होता है ना, फील्ड कैपेसिटी पे ही प्लांट को जो वाटर होता है वो अवेलेबल फॉर्म में, मतलब प्लांट जो वाटर ले पाता है वो फील्ड कैपेसिटी पे ही ले पाता है। मतलब फील्ड कैपेसिटी क्या होता है कि जैसे ही हमने खेत के अंदर फील्ड के अंदर मतलब वाटर दिया तो उसके 48 आवर्स के बाद में जितना वाटर परकोलेट होना चाहेगा उतना हो जाएगा। उसके बाद सोइल जितना होल्ड करके रखती है ना वो वाटर क्या होता है, उसका फील्ड कैपेसिटी, मतलब फील्ड की कैपेसिटी वाटर को होल्ड करके रखने की, और वो ही वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है। तो वो कितने बार पे होता है? ऑलमोस्ट 1/3 बार पे होता है, मतलब ना। तो वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। कैपिलरी वाटर नहीं, कैपिलरी वाटर के अंदर दोनों को, कैपिलरी वाटर होल वाटर है, उसके अंदर अवेलेबल वाटर भी है, अनअवेलेबल वाटर भी है। लेकिन कैपिलरी वाटर का हाफ पोर्शन जो होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में होता है। जी जी। देखिए इसके साथ साथ ना मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ। इसके साथ साथ वाटर अवेलेबिलिटी के 3 लॉज भी दिए गए हैं, है ना। तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा लेकिन एक सीक्वेंस के साथ में, है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, और मैंने आज सोइल का बहुत बेसिक, लाइक सोइल क्या है, किससे बना है, मैंने सिर्फ इतना ही करवाया है। सोइल प्रोफाइल, कौन सा हॉरिजॉन हम कल्टीवेट करते हैं, कौन सा फॉरेस्ट सोइल के अंदर होता है, कौन से मतलब कहाँ वेदरिंग, कौन से मतलब सी हॉरिजॉन के अंदर क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल के अंदर हम उसको कंसीडर करते हैं, वो सारी चीजें आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। पर अभी आज बहुत बेसिक था ये, होप आपको समझ आया होगा। बट मतलब ये आप अभी उतना डीप मत चाहिए कि कौन सा क्या होता है ना। यस मैम, जो मैं ए होरिजन होता है जो फॉरेस्ट लैंड में पाया जाता है मैम। नहीं, ओ होरिजोन होता है ना, वो फॉरेस्ट लैंड के अंदर होता है। ये ए होरिजन है, ए होरिजन। ए होरिजोन अपना जो नॉर्मल मिनरल सोइल के अंदर जो अपनी हम जो मेनली जिसको कल्टीवेट करते हैं या फार्मर्स के लिए जो क्या बोलते हैं फर्टाइल जो सोइल बोलते हैं, वो वाला ए होरिजोन है। ओ होरिजोन इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही होगा, बाकी इंडिया के अंदर मतलब बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो ओ होरिजोन एब्सेंट है, नहीं है। ये क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर या फिर जहाँ फॉरेस्ट एरिया है वहां पे ये पाया जाता है। मतलब कि और जो प्लांट की लीव्स होता है उसका बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब कि उसका जो क्या बोलते हैं जमा हो के जो बनता है ना, उसको बोलते हैं वो होरिजोन। उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। यस मैम, ये क्वेश्चन जो मैं किया हूँ नेट के कुछ हो सकता है, नेट में आ सकता है क्या? हाँ, एग्रोनॉमी के अंदर सोइल साइंस के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, 15-20 क्वेश्चन आपके, मतलब जेआरएफ के अंदर आपके क्या बोलते हैं, आपके बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। सोइल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, IEEE वगैरह पढ़ना पड़ता है, बट आप लोगों के बहुत इजी रहता है। मैं
अगर मतलब मैं ही पढ़ाऊंगी तो अगर मतलब जितना मैं कवर करवाऊंगी, मैं लिख के दे रही हूँ, उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जी मैम, जो सिलेबस के ही अंदर से आएगा जो यार जी आर हाँ, एफ में। अब सिलेबस के अंदर तो मैंने बताया ना, फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी मैंने बोला सिलेबस सोइल साइंस एग्रोनॉमी के अंदर जो सोइल साइंस का सिलेबस है वो सिर्फ 5 स्टॉर्म्स दी है, पेडोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फर्टिलिटी। अब उसको हम कैसे टैकल करेंगे, मतलब हमें सारा डीप नहीं पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आएगा वही पढ़ना है ना, क्योंकि आप लोग एग्रोनॉमी के स्टूडेंट हो, आपका कोर सब्जेक्ट एग्रोनॉमी है, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। सोइल साइंस का आपके बेसिक 10 to 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि कहाँ से क्वेश्चंस को कवर अप करना है। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ मैम, जो एग्रोनॉमी का बैच क्या मतलब क्लासेस कब से शुरू होगी? आपकी 23 जुलाई से कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएंगी। जी मैम जी। 23 जुलाई से आपकी क्लासेस कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आपका कल भी एक डेमो क्लास है जो कि वीट साइंस का है, जो कि मैं लूंगी। उसके बाद आपका 17 या 18 के बाद 18 तक एक और डेमो क्लास होगा जो कि चिन्मय सर लेंगे। वो SRF और नेट दोनों ही क्वालिफाइड है और उन्हें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और वो जी भी मैम जी। PhD कर रहे हैं। तो वो लेंगे, वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी क्लासेस करवाएंगे, क्रॉप भी वही पढ़ाएंगे, है ना। तो आप कल की क्लास में आइए और फिर 23 से आपका कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टॉप 20 स्टूडेंट जो भी इनरोल करेंगे उन्हें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान रखिएगा, है ना। जी मैम, थैंक यू मैम। Thank you all of you. Please come tomorrow in the class.